हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्ते भारत की शुरुआत कर रहे हैं एक बड़ी और ताजा, बिल्कुल ताजा खबर से। प्रधानमंत्री मोदी कल भूमि पूजन करने के बाद देश को संबोधित करेंगे। वो 1 घंटे तक अयोध्या में भाषण देंगे। इसके अलावा आपको याद दिला दें, संघ प्रमुख मोहन भागवत का भी कल भाषण है। लेकिन इस वक्त की सबसे ताजा खबर आपके सामने ये कि भूमि पूजन के तुरंत बाद राष्ट्र को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सबकी नजरें इसी ओर टिकी होंगी कि अपने संबोधन में क्या कुछ कहने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी। लेकिन ये साफ हो गया है कि भूमि पूजन का जो कार्यक्रम है जब भी खत्म होगा उसके बाद 1 घंटे का संबोधन प्रधानमंत्री मोदी का होगा। इसके अलावा संघ प्रमुख मोहन भागवत भी इस दौरान भाषण देंगे। अब ये जो राष्ट्र के नाम संबोधन होगा, ये टीवी पर होगा, रिकॉर्डेड भाषण होगा या फिर वहीं उस स्थल पर ही भाषण होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जहां भूमि पूजन होना है, इस बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री का भूमि पूजन होने के तुरंत बाद, प्रधानमंत्री भूमि पूजन के तुरंत बाद राष्ट्र को संबोधित करेंगे। आज क्या क्या होना है अयोध्या में? 5 अगस्त को होने वाले भूमि पूजन के कार्यक्रम की आज से शुरुआत हो रही है। आज सुबह रामचर्चा पूजा की शुरुआत की जाएगी। ये पूजा सुबह 9 बजे से शुरू होने वाली है और 6 से 7 घंटे, कह सकते हैं कि आज पूरा दिन ये पूजा चलेगी। सुबह 9 बजे से शुरुआत हो जाएगी। तो सुबह 9 बजे रामर्चा पूजा की शुरुआत होगी। इसमें 6 पुजारी पूजा करवाने वाले हैं। हनुमान ध्वजा जो पूजा है वो रामर्चा पूजा के बाद होनी है। इसके अलावा आपको बता दें, सरयू तट पर आरती आज शाम 6:45 बजे यानी कि 6:50 के आसपास का वक्त है जब सरयू तट पर आज आरती भी है। राम की पैड़ी पर दीपदान किया जाएगा। शाम 7 बजे प्रज्वलित किए जाएंगे कई सारे दीप राम की पैड़ी पर। राम की पैड़ी पर दीपदान का कार्यक्रम पिछले कई महीनों से यहाँ पर तैयारियां इसके लिए चल रही थी। खासतौर पर राम की पैड़ी को तैयार किया जा रहा था, खूबसूरत बनाया जा रहा था, सौंदर्यीकरण हो रहा था। अयोध्या में कल राम मंदिर के लिए भूमि पूजन होगा। भूमि पूजन के दौरान यहां राम मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए कई बड़े चेहरे नदारद होंगे। ट्रस्ट ने इस बारे में सफाई दी है कि उनकी बीमारी की वजह से और कोरोना काल की वजह से ट्रस्ट ने उनको यहां ना बुलाने का फैसला लिया है। लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, उमा भारती, विनय कटियार और साध्वी रितंभरा ये राम मंदिर आंदोलन के बड़े चेहरे हैं। लेकिन 5 अगस्त को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन करेंगे तो ये वहां मौजूद नहीं रहेंगे। राम जन्मभूमि ट्रस्ट की दलील है कि कोरोना संकट के कारण ये नौबत आई है। उनसे हमने व्यक्तिगत टेलीफोन करके माफी मांगी है। आयु का भी ध्यान रखा गया है। आदमी आएगा कैसे? 90 साल से अधिक आयु का व्यक्ति आएगा कैसे? चेन्नई से पाराशरण जी कैसे आ सकते हैं? आडवाणी जी कैसे आएंगे? कौन सा है रास्ता? राम जन्मभूमि ट्रस्ट का दावा है कि लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी से व्यक्तिगत रूप से फोन पर बात की गई। उनसे चर्चा करने के बाद आमंत्रण सूची बनाई गई है। लेकिन सूत्रों के मुताबिक लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी से किसी ने फोन पर बात नहीं की। कल्याण सिंह भूमि पूजन से 1 दिन पहले ही अयोध्या पहुंचना चाहते थे, लेकिन ट्रस्ट ने उन्हें अयोध्या नहीं आने के लिए मनाया, जिसके बाद कल्याण मान गए। उमा भारती भूमि पूजन के दिन अयोध्या में तो रहेंगी, लेकिन पीएम के कार्यक्रम से दूर रहेंगी। मैंने पीएमओ को और न्यास के सदस्यों को सूचना दे दी है कि मैं अयोध्या में उपस्थित रहूंगी, लेकिन शिलान्यास वाली जगह से जब तक प्रधानमंत्री रहेंगे मैं थोड़ा दूरी रखूंगी, क्योंकि मैं यात्रा करते हुए आ रही हूँ। अयोध्या भूमि पूजन में नहीं बुलाए जाने पर दलित महामंडलेश्वर स्वामी कन्हैया प्रभु नंदन गिरी ने भी ऐतराज जताया था। राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने इस पर भी सफाई दी। मैं यही कहूँगा कि हमने संतों को बुलाया है। कुछ लोग संतों को ही दलित कहते हैं। संत भी अपने को दलित नहीं मानते। अयोध्या में भूमि पूजन के दौरान बेहद सीमित संख्या में मेहमानों को न्योता दिया गया है। लेकिन इसके बावजूद मंदिर निर्माण के आंदोलन में जान देने वाले कई परिवारों को राम जन्मभूमि ट्रस्ट की तरफ से आमंत्रण मिला है। माननीय प्रधानमंत्री जी श्री राम पूजन के लिए आ रहे हैं, शीला पूजन के लिए, जन्मभूमि के लिए बहुत सीमित लोगों को बुलाया। राम जन्मभूमि ट्रस्ट की तरफ से ये न्योता राजेंद्र धरकार के परिवार का सम्मान है। अक्टूबर 1990 में कार सेवकों पर चली गोली में राजेंद्र धरकार की जान चली गई थी। विश्व हिंदू परिषद इन कार सेवकों को बलिदान कहता है और अब अयोध्या के भूमि पूजन में उनके परिवार को बुलाया गया है। आज हमको मिला और हमें बहुत ही खुशी है कि हमारे भाई का बलिदान आज जो है सफल हो गया। अयोध्या में वासुदेव गुप्ता के परिवार को भी भूमि पूजन का न्योता मिला है। अक्टूबर 1990 के गोलीकांड में वासुदेव गुप्ता की भी मौत हुई थी। आज हमें इतनी खुशी हो रही है कि व्यक्त करने के लिए शब्द भी नहीं है मेरे पास।
और जितने भी दुख सुख या कुछ भी थे हमें कुछ भी नहीं है, सब तो बस सब मंदिर निर्माण सबसे मुख्य चीज हो गया। बहुत हर्ष हो रहा है। अयोध्या केस में मुकदमा लड़ने वाले राजेंद्र सिंह विशारद को भी भूमि पूजन का निमंत्रण मिला है। यूपी के बलरामपुर में रहने वाले राजेंद्र सिंह विशारद के पिता गोपाल सिंह विशारद ने विवादित ढांचे में भगवान राम की मूर्ति रखे जाने के बाद 1950 में पहला मुकदमा दायर किया था। 1986 में गोपाल सिंह विशारद के निधन के बाद उनके बेटे राजेंद्र सिंह विशारद ने कानूनी लड़ाई जारी रखी। वहाँ से हमको बाई फोन आमंत्रण मिला और तैयारी उसमें क्या करना, 4 को हमको बुलाया गया कि आप 4 को आ जाइए। तो हम 4 को यहाँ से निकलेंगे, 4 को वहाँ पहुँच जाएंगे, 5 को उसमें शामिल होंगे। अयोध्या और आसपास के जिलों के लोगों के अलावा कोलकाता की पूर्णिमा कोठारी को भी बुलाया गया है। पूर्णिमा के 2 भाइयों राम कुमार और शरद कुमार की मौत गोली लगने से हुई थी। शेष को बुलाना कठिन था, दूरियां, साधन, बहुत सारी बाधाएं थी। और अभी एक ताजा खबर आ रही है नमस्ते भारत में। ताजा खबर यह है कि पार्टी से नाराज चल रही उमा भारती ने अपनी ही पार्टी पर यानी कि बीजेपी को निशाने पर लिया है। उज्जैन में उमा भारती ने कहा है कि राम का नाम बीजेपी की बपौती नहीं है। इस वक्त की बड़ी खबर, पार्टी से लगातार नाराज चल रही है इस कदर उमा भारती की भूमि पूजन के ठीक एक दिन पहले वो ये कह रही हैं कि राम का नाम बीजेपी की बपौती नहीं। तो उज्जैन में उमा भारती ने ये बयान दिया है जिसमें उन्होंने कह दिया है कि राम का नाम बीजेपी की बपौती नहीं। इससे पहले हमने आपको सुनवाया कि वो प्रधानमंत्री मोदी की सेहत को लेकर चिंतित थी। कहा मैं अयोध्या तो जाऊंगी लेकिन मैं भूमि पूजन के कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लूंगी। जब प्रधानमंत्री वहां से चले जाएंगे तब जाके दर्शन लूंगी। और अब वो अपनी ही पार्टी बीजेपी के खिलाफ गुस्सा जाहिर करते हुए कह रही है कि राम का नाम बीजेपी की बपौती नहीं। राम के नाम पे किसी का पेटेंट नहीं हो सकता। राम नाम अयोध्या भाजपा की बपौतियां नहीं है, ये सबकी है, जो भाजपा में है और जो भाजपा में नहीं है। जो भी राम को मानते हो, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी पार्टी के हों, किसी भी समुदाय के हों, और भारत में नहीं बल्कि विश्व के कहीं के भी निवासी हैं, जो राम के नाम में आस्था रखते हैं, राम को मानते हैं, वो सब अधिकार रखते हैं कि वो इस बारे में अपनी राय दें। तो चलिए सीधे अयोध्या चलते हैं। सरयू किनारे विकास भदौरिया हमारे साथ मौजूद है, लगातार वहां से आप तक नमस्ते भारत की हर एक अहम खबर पहुंचा रहे हैं। विकास, उमा भारती के इस बयान को किस कदर देखा जाना चाहिए? जी देखो, उमा भारती इस बात से नाराज हैं कि पहले उनको ट्रस्ट की तरफ से निमंत्रण मिला और बाद में उनको ट्रस्ट ने ही उनके निमंत्रण को रद्द कर दिया। जाहिर सी बात है कि राम मंदिर आंदोलन से वो जुड़ी रही, बहुत छोटी सी आयु से वो राम मंदिर आंदोलन से जुड़ी रही। ऐसे में उनको दुख है कि वो इस कार्यक्रम में नहीं हिस्सा ले पा रही हैं। कल हमने चंपत राय से भी पूछा था, जो कि ट्रस्ट के सचिव हैं। उन्होंने कहा कि हमारी उनसे बात हो गई उमा भारती से, और देखिए उमा भारती ने इस बात की घोषणा कर दी कि जब शिलान्यास का कार्यक्रम चल रहा होगा तब वे शिलान्यास स्थल पर नहीं होंगी। अपनी तरफ से उन्होंने विड्रॉ कर लिया है। लेकिन यही जो सरयू घाट, राम की पैड़ी देख रहे हैं, इसके दूसरी तरफ सरयू घाट है। उन्होंने ये घोषणा कर दी कि उस वक्त मैं यहाँ रहूंगी। यानी कि उमा भारती ने सीधे सीधे कहें तो दूसरे अल्फाजों में ये बता दिया है कि जब शिलान्यास चल रहा होगा तो उसमें नहीं बुलाए जाने के खिलाफ वो यहाँ धरने पर रहेंगी। जी, तो धरना करना वैसे पुरानी आदत है उमा भारती का, ये उनका अंदाज है, उनका राजनीतिक अंदाज है विकास। लेकिन इन सब के बीच ऐसे मौके पर बीजेपी कतई नहीं चाहेगी, संघ नहीं, खासतौर पर संगठन और संघ नहीं चाहेगा कि कोई विवाद हो, खासतौर पर उमा भारती जैसी शख्सियत की तरफ से, जो कि मंदिर आंदोलन से बहुत पहले जुड़ी रही। क्या मनाने की कोई कोशिश हो रही है? ये देखिए, लगातार पार्टी के तमाम लोग उनके संपर्क में हैं। कल शाम को जब उज्जैन में उनका ये बयान आया जिसमें उन्होंने भाजपा को ही, बीजेपी को ही हाशिए पर रखने की बात कर दी और ये कह दिया ठेका नहीं है राम मंदिर का बीजेपी का, उसके बाद से कई वरिष्ठ लोगों ने, चंपत राय ने भी बात करने की कोशिश की। लेकिन उमा भारती अभी किसी से बात करने को तैयार नहीं है। उनका गुस्सा जो है वो 7वें आसमान पर है। हो सकता है कि शिलान्यास का कार्यक्रम आते आते उनकी ट्रस्ट के लोगों से या बीजेपी में पार्टी के किसी दूसरे नेताओं से बात हो जाए और उसके बाद वो सरयू यानी कि सरयू के तट पर और अयोध्या आने का कार्यक्रम ही रद्द कर दें। नमस्ते भारत में इस वक्त मुंबई से बड़ी खबर आ रही है। बारिश को लेकर मुंबई में रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। कल मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट घोषित किया था, लेकिन अब इसे रेड अलर्ट पे कन्वर्ट कर दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि मुंबई में भारी बारिश जारी रहने वाली है। पिछले 3 घंटे से लगातार यहाँ बारिश हो रही है। मुंबई के
निचले इलाकों में पानी भर गया है, कई जगह पेड़ टूटकर सड़क पर गिरे हुए हैं। यानी कि सुबह सुबह जब आप दफ्तर के लिए निकले तो अपना रूट जरूर देखिएगा। दोपहर 12:43 पर मुंबई में हाई टाइड भी आएगा, ऐसी जानकारी भी मिली है। लगातार तस्वीरें आ चुकी है हमारे सामने, कुछ मिनटों पहले की ही मुंबई की तस्वीरें हैं जहां पर पिछले 3-4 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। निचले इलाकों में पानी भरने की तस्वीर आपके सामने। हालांकि कोशिश ये कि पौ फटने से पहले यहां पर कम से कम जो जमा हुआ पानी है कुछ इलाकों से निकाल लिया जाए। सीधे लिए चलेंगे आपको हमारे सहयोगी सत्यम के पास, जो कि इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। सत्यम, मुंबई के किस इलाके में आप हैं और इस वक्त ताजा अपडेट मौसम का? जी, हम इस वक्त अंधेरी सबवे पे है। अंधेरी सबवे जो निचला इलाका होने की वजह से सबवे के नीचे 5 से 6 फुट पानी भर गया है। सबवे के नीचे देखेंगे तो एक ट्रक है जो आ रही थी, ईस्ट वेस्ट से आ रही थी, जो कि पूरी तरह से फंस गई है। बीएमसी के लाइफ गार्ड है इस जगह पे मौजूद है और सबवे का ईस्ट और वेस्ट का दोनों इलाका देखेंगे तो पूरा जलमय हो गया है सबवे का। और दूर दूर तक देखेंगे तो पूरा पानी नजर आ रहा है और समुद्र के जैसे लाटें उछलती है ऐसी लाट ये पानी है। देखेंगे तो यहाँ पर ऐसी ही स्थिति गए 4 घंटे से लगातार जोरदार बारिश होने की वजह से मुंबई का अलग अलग इलाका है, हिंद माता किंग सर्कल इलाका होएगा, नहीं तो अंधेरी सबवे, मलाड सबवे, ये जितने भी निचले इलाके सब में जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई है। फिलहाल ये तस्वीरें देख के बता सकते हैं कि किस तरह का पानी है, पूरा पानी है, पानी में पूरा सबवे है भर गया है। आजू बाजू का जो घर है, घरों में देखेंगे तो पानी भरा है, इसके वजह से लोग हैं जो रास्ते पे निकले हैं। क्या कोई यहाँ पर तैयारी नहीं थी सत्यम? क्योंकि आप कह रहे हैं, पहले हम लोगों ने जो जानकारी दी नमस्ते भारत के दर्शकों की, ऑरेंज अलर्ट तो पहले से ही था ना। अब हालात जिस तरीके से बदतर हो रहे, रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। अंधेरी सबवे वो इलाका है जहां हर बार कोई ना कोई व्हीकल फंसता है और 5 से 6 फुट पानी जमा होता ही है। और जो तस्वीरें हमें दिख रही तो बहुत हैरान करने वाली। जी, कल बता दें कि रेड अलर्ट, अपना ऑरेंज अलर्ट जारी किया था। उसके बाद जो है तस्वीर रात में है जो कंटिन्यू मुंबई में बारिश लगातार होते गए, उसके वजह से मुंबई में जो निचला इलाका है भरने की वजह से सुबह का टाइम है और मुंबई कर है जो रास्ते पे काम पे लिए निकलते हैं, ऐसे में उनके लिए बड़ी एक समस्या है। इसके लिए रेड अलर्ट है और समस्या इतनी बड़ी है कि सिलकेबल वहाँ गाड़ी खड़ी है, पीछे गाड़ी पूरी उल्टी हो गई और सिलकेबल खड़ी है। दिक्कत ये है कि आधे पौने घंटे बाद लोग घरों से निकलने लग जाएंगे दफ्तरों के लिए। अभी तक वहां सबवे में पानी भरा है, 6 फुट पानी लगभग दिख रहा है। अब क्या स्थिति है वहां, तो कुछ दिख भी नहीं रहा है अधिकारी की कम से कम पानी निकालने की व्यवस्था तो शुरू हो। जी, बीएमसी इसके पहले भी बड़े बड़े दावे करते गए ही। मुंबई बीएमसी बता दे कि 70% हुए बोले नाले का गटर का काम किया। उसके बाद भी अगर अंधेरी सबवे देखा जाए कि थोड़ी सी भी बारिश होगी तो इस जगह पे पानी भर जाता है, लेकिन इस बार है जो रात भर बारिश होने की वजह से अंधेरी सबवे है पूरी तरह से पानी के नीचे गया है। बीएमसी के तरफ से इस जगह पे बता दें कि 2 जनरेटर लगाया है, दोनों जनरेटर है पानी निकालने का काम कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन पानी है इतना ज्यादा है कि पूरा सबवे है, सबवे के आजू बाजू का जो इलाका है पूरी तरह से पूरे जलमय हो गई है। पालिका के देखेंगे तो ये लाइफ गार्ड है, रात से यहाँ पर खड़े हैं। बिल्कुल सत्यम, आप तस्वीरें दिखाइए पीछे। ये तस्वीरें भयावह हैं जहां पर गाड़ी जो है वो उल्टी हो गई है, पलट गई है। मतलब किस तरीके के हालात है वो तस्वीरों के जरिए दिखाइए। ये हमारे राइट साइड में है, देखेंगे गाड़ी है, कार और रिक्शा है, पूरी तरह से आधी ये सबवे से 10 से 20 मीटर दूरी की गाड़ी है। पीछे जो गाड़ी है, आपके पीछे जो गाड़ी है जिसका लॉन्ग शॉट अभी आपने दिखाया, अंडरपास के नीचे वो गाड़ी मुंह के बल खड़ी है, लगभग उल्टी हो गई है। उस गाड़ी के अंदर क्या कोई था? एक वो गाड़ी जो है, कार है, पूरी तरह से डूबी है, उसके अंदर कोई था क्या? एक आदमी था, ड्राइवर था। निकाल लिया गया है क्या? निकाल दिया है। ये पालिका के लाइफ गार्ड थे, एक ड्राइवर था जो गाड़ी में से ये जानकारी लीजिए, क्योंकि अगर ये मौके पर रहे होंगे बता पाएंगे बेहतर कि किस तरीके के हालात थे उस वक्त और अचानक पानी आया, किस तरीके की स्थिति थी, कैसे उनको निकाला गया, जरा पता कीजिए। कितने बजे के करीब में वो गाड़ी आ रही? ये साइड से, ये राइट बोलते हैं ना, राइट साइड से आई थी। कम से कम 5 बजे के पास आसपास आ गई थी गाड़ी। चलिए, राहत की बात है, अच्छी बात है। 5 बजे के करीब है, ये लाइफ गार्ड है जो बता रहे हैं कि गाड़ी है। लेकिन तस्वीरें भयानक हैं, डराने वाली हैं, वाकई सिरहन पैदा करती हैं कि गाड़ी अभी भी उल्टी है, वहां पर कोई गाड़ी निकालने वाला नहीं है, रास्ते से पानी निकालने वाला नहीं है।
नमस्ते भारत पे बहुत सी खबरें आपका इंतजार कर रही हैं, लेकिन क्योंकि सुबह का वक्त है और आपके हाथ में अखबार होगा, आइए जल्दी से आज की ताजा खबर अखबारों की नजर से क्या है आपके सामने रख देते हैं। सबसे पहले जानिए हिंदुस्तान अखबार ने किस खबर को बनाया है हेडलाइन। शाह समेत कई वीआईपी संक्रमित मंत्री की मौत, ये एक बड़ी खबर जो कि हिंदुस्तान अखबार ने उठाई है। इसके अलावा अमर उजाला अखबार की भी सुर्खियां जान लीजिए। यहां पर दौलत बेग डेप्सांग में 15,000 और सैनिक T-90 यानी चीन के मुद्दे पर इन्होंने प्रमुखता से खबर को छापा। जनसत्ता अखबार ने कोरोना टीके के दूसरे तीसरे चरण के परीक्षण भारत में, इस खबर को पहली लीड स्टोरी बनाया है। आज सुबह की ताजा खबर अखबारों की नजर से। नमस्ते भारत पे ये वक्त है आपको बाढ़ और बारिश के असर से जुड़ी खबरों पर अपडेट देने का। शुरुआत मुंबई से कर लेते हैं, जहां रात से ही हो रही तेज बारिश ने बड़ी मुसीबत पैदा कर दी है। यहां जगह जगह पानी जमा होना शुरू हो गया है। उसके बाद हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये तस्वीर अभी कुछ मिनट तो पहले हमने आपको दिखाई थी। देखिए अभी कुछ मिनटों में, क्योंकि वहां पर उजाला होने लगा है, ये गाड़ी जो कि आधी डूबी हुई है पानी में, ये अंधेरी की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां फ्लाईओवर के नीचे पानी भर गया है। ये वो फ्लाईओवर है जहां हर साल पानी भरता है। पेड़ गिरे हुए हैं। मुंबई में भारी बारिश का अलर्ट जारी है। जगह जगह लगभग यही हाल है और आप देख सकते हैं इस गाड़ी को, इसका आधा आगे का हिस्सा मुंह की तरफ झुका हुआ है, यानी कि पानी में डूबा हुआ है। और मुंबई के कई सबवेज, कई अंडरपासेस में यही स्थिति है इस वक्त। अंधेरी सबवे मुंबई का एक ऐसा एरिया है जहां पर हर साल इसी तरीके से सबवे के नीचे पानी भरता है और वहां अगर कोई गाड़ी है तो उसकी हालत कुछ ऐसी होती है जैसे तस्वीरों में दिख रही गाड़ी की हो चुकी है, क्योंकि इसका आगे का हिस्सा नीचे पानी में चला गया और पीछे से ये गाड़ी उठ चुकी है। और ये आपको दिखाई दे रहा है कि किस हालात में ड्राइवर इसमें से निकल के भागा होगा, क्योंकि इसके इंडिकेटर्स अभी भी चल रहे हैं, इसके पार्किंग लाइट्स अभी भी चल रहे हैं। तो हमारे सहयोगी सत्यम जो कि इस वक्त वहीं पर मौजूद है जहां पर एक गाड़ी डूबी हुई थी, और ये डूबी हुई गाड़ी शहर के डूबे हुए सिस्टम का एक नजीर पेश करती है, बीएमसी के डूबे हुए दावों की नजीर पेश करती है। सत्यम लगातार हमारे साथ बने हुए, उनसे हम बात करेंगे। लेकिन ये जो गाड़ी है, ये गाड़ी भले ही एक अंडरपास की तस्वीर की हो, मुंबई की एक तस्वीर हो इस गाड़ी की, लेकिन ये मुंबई का पूरा हाल बताती है। मुंबई नहीं, ठाणे में भी आज भारी बारिश का अलर्ट है। मुंबई के लगभग तमाम सबवेज, अंडरपासेस में यही स्थिति बनी हुई है। इसलिए सुबह जब दफ्तर के लिए निकलें तो अपना रूट जरूर देखकर निकलिएगा। तो मानसून का सीजन हर बार भारी पड़ता है मुंबई वासियों पर। हमेशा लोअर इलाकों में पानी भर जाता है, जिसमें हिंद माता, लोअर परेल और तमाम कुर्ला ऐसे इलाके हैं जो लोअर इलाके हैं, जहां हालात कुछ इसी तरीके के बनते हैं। जिस तरीके से लगातार मुंबई में बारिश हो रही थी, पहले मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया था, लेकिन पिछले लगातार 4 घंटे से बारिश होने के बाद और हालात को देखते हुए अब रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। आप इस गाड़ी को देखिए, इस गाड़ी के अंदर की लाइट जली हुई है, साइड में इंडिकेटर चल रहे हैं, यानी कि जो ड्राइवर था उसने इतनी तेजी से गाड़ी छोड़कर भागने का फैसला लिया, क्योंकि उसको दिख रहा होगा कि अगर वो कुछ मिनट गाड़ी के अंदर या कुछ सेकंड और रहा और उसने ये लालच कर लिया कि वो गाड़ी की लाइट्स बंद कर दे और फिर निकल जाए, तो शायद वो निकल ही ना पाए। तो कितनी जल्दीबाजी में ड्राइवर यहां से निकला होगा। 2 तस्वीरें आपके सामने। वहां दूसरी तस्वीर में आप देखिए जहां पेड़ गिरे हुए हैं सड़कों पर। जाहिर तौर पर ये पेड़ आने वाले कुछ घंटों में ट्रैफिक को भी बाधित करेंगे। जो जानकारी हमें मिली उसके मुताबिक पिछले 4 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। सत्यम सिंह हमारे संवाददाता एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए अंधेरी से। सत्यम, मौजूदा हालात क्या और इस गाड़ी को लेकर कोई और डिटेल आपको मिल पाई? इस गाड़ी में कितने लोग मौजूद थे? क्योंकि जिससे आप अभी कुछ देर पहले बात कर रहे थे उन्होंने कहा एक शख्स, लेकिन वो कैसे, किन हालात में निकल के भागा, कोई जानकारी? जी, बात करें तो सुबह 5 के समय है ना, सुबह 5 के समय अंधेरी सबवे पे गाड़ी है वेस्ट से ईस्ट में आ रही थी, उसी समय है वो शख्स है, इस जगह पे पानी है ज्यादा भरा था, उसको अंदाज नहीं लगा ड्राइवर को, उसके वजह से पूरी तरह से गाड़ी अड़क गई। और उसके बाद लाइफ गार्ड है बीएमसी के, उन्होंने उसको दरवाजा खोल के निकाला। फिलहाल पानी का प्रेशर इतना ज्यादा है और पानी इतना ज्यादा भरा हुआ है सबवे के नीचे की गाड़ी है पूरी बह के आगे जो रेलवे का डिवाइडर है वो डिवाइडर में लोखंड में अड़की हुई है। फिलहाल अगर वो लोखंड का डिवाइडर नहीं रहेगा तो गाड़ी पूरी तरह से वेस्ट में, ईस्ट से वेस्ट में बह के जाएगी। पानी का इतना जोर प्रेशर है जो कि पूरी तरह से जो आजू बाजू का एरिया है पूरे घरों में है, पानी पूरी तरह से भर चुका है। फिलहाल स्थिति है जो अंधेरी सबवे का वो भयानक है। और फिलहाल बीएमसी की तरफ से अगर बात किया जाए तो मैनेजमेंट, किसी प्रकार का मैनेजमेंट इस जगह पे नजर नहीं आता हुआ दिख रहा है। फिलहाल बीएमसी का सिर्फ 2 जनरेटर है, उसी के माध्यम से पानी लगातार बारिश हो रही है। सत्यम, आप भी अपना ख्याल रखिएगा, आपकी आवाज में कंपन हम महसूस करते हैं क्योंकि पिछले कई घंटों से आप पानी में ही खड़े हुए हैं, ध्यान रखिएगा अपना। ये गाड़ी कौन सी है सत्यम, कोई जानकारी मिली है क्या? एसयूवी लग रही है।
गाड़ी ये सोमो, टाटा सोमो के जैसा दिख रही। हम भी इस जगह दूरी बना के रखे। फिलहाल जो पानी का प्रेशर है सबवे से 20 से 30 मीटर की दूरी तक पूरी तरह से प्रेशर है पानी का। जो रास्ते पे है पानी बहाव के लेके जो है ईस्ट वेस्ट की तरफ से जा रही है। रास्ते के ऊपर से देख सकते हैं कि सबवे के ऊपर ट्रेन है, जो लोकल ट्रेन है वो शुरू है, उसके नीचे ही पूरा पानी है। पूरी तरह से सबवे फुल भर चुका है और ये टाटा सोमो जैसी गाड़ी दिख रही है और पूरी तरह से पीछे का जो उसका भाग है, जो एरिया सोमो का गाड़ी का भाग है, वो पूरी तरह से डिवाइडर है, लोखंड दिख रहा है। वही लोखंड को उस टच हुए, उसके वजह से वो बह के पीछे बाजू नहीं जा रही। पर पानी का इतना प्रेशर है कि वो गाड़ी पूरी तरह से अटक गई हुई सबवे के नीचे। बहुत ध्यान रखिएगा अपना। पिछले 4 घंटे से लगातार आप भारी बारिश पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आगे भी जुड़ेंगे आपके सामने। इन सब के बीच लगातार तस्वीरें मुंबई से आपको दिखा रहे हैं हम। पिछले 4 घंटे से बारिश हो रही है, अभी भी बारिश हो रही है। लगभग आज पूरा दिन इसी अलर्ट के साथ मुंबई को रहना होगा। इन सब के बीच बाढ़ ने देश के कई हिस्सों में बड़ी मुसीबत पैदा कर दी है, लेकिन मुसीबत में धैर्य न खोने की सीख दे गए यूपी के आजमगढ़ के एक गांव के लोग। इस गांव में बाढ़ तटबंध तोड़कर तबाही मचाने लगा। इसके बाद क्या हुआ, हमारी रिपोर्ट देखिए। बाढ़ में गिरे पेड़ को खींचा जा रहा है। टूटे हुए तटबंध के आर पार रस्सियां तानी जा रही हैं। उफनते पानी में उतरकर बल्लियां ठोकी जा रही हैं। यूपी के आजमगढ़ जिले में छोटी सरजू नदी में बने रिंग बांध का एक हिस्सा उफनती बाढ़ में कट गया। बाढ़ का पानी तेजी से गांव में घुसने लगा और जब कोई रास्ता नजर नहीं आया तो लोगों ने खुद मोर्चा संभाल लिया। हालांकि प्रशासन के अधिकारी भी वहां पहुंच चुके थे। फिर गिरे हुए पेड़ों की लकड़ी की बल्लियां बनाई गईं। उन्हें उफनते हुए पानी में रोपा गया। लकड़ी की बल्लियों पर रस्से बांधे जाने लगे, जाल बुना जाने लगा। कंधे तक पानी में उतरकर लोग इस टूटे हुए बांध को बांधने की जुगत में घंटों लगे रहे। आखिरकार गांव वालों की ये हिम्मत काम कर गई और बांध के टूटे हुए हिस्से को दुरुस्त कर लिया गया। तो आजमगढ़ के लोगों ने तो अपने मुसीबत से बाहर निकलने का रास्ता खुद ढूंढ निकाला, लेकिन देवास में कुछ ऐसा नहीं हो पाया। एक परिवार वैन सहित बाढ़ में फंस गया और कुछ सोचता समझता उससे पहले पूरा परिवार वैन सहित बाढ़ में बह गया। पुल पर उफनती बाढ़ में वैन ऐसे लड़खड़ाई कि बहने लगी। तभी कार में सवार एक शख्स वैन से कूद गया, लेकिन वैन में बैठे बाकी लोग निकल नहीं पाए। वो वैन के साथ ही बहने लगे। उन्हें बचाने के लिए पहले एक शख्स पानी में कूदा। वो तैरते तैरते वैन के नजदीक पहुंच चुका था, लेकिन फंसे लोगों को बाहर नहीं निकाल पाया। हिम्मत दिखाकर 2 और युवक इन लोगों को बचाने पानी में कूद गए। वो भी वैन के करीब पहुंच चुके थे, लेकिन बदकिस्मती से पानी का तेज बहाव वैन को बहाकर दूर ले जाने लगा। जो युवक बचाने कूदे थे, वैन उनकी पहुंच से दूर निकलकर और रफ्तार से बहने लगी। सब लोग देखते रह गए। वैन सवारों को बचाया नहीं जा सका। ये रोंगटे खड़े कर देने वाला हादसा हुआ मध्य प्रदेश के देवास में। वैन सवारों का कोई पता नहीं चल पाया। जिसने कूदकर अपनी जान बचाई, उसने बताया कि वैन में कुल 5 लोग सवार थे। 4 जना था पप्पू। एक तो मैं मम्मी देखा भाई, एक कस्तूरी भाई, एक बाबू, एक पप्पू, 4 जना। एक सही आप 5 से। हाँ। आपने कैसे जान बचाई अपनी? मारुति में आप भी दे दो। मैं पड़ी अंदर चली गया तो फिर मैं तीरी के ऊपर आई। ये हादसा तब हुआ जब कमलापुर के पास नदी उफान पर थी और पानी पुल के ऊपर बह रहा था। उसी उफनते पुल को पार करने की कोशिश में वैन सवार बह गए। तो ऐसे हालात केवल मध्य प्रदेश के नहीं है। उत्तर प्रदेश में घाघरा नदी कई जगह खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। गोंडा में तो घाघरा नदी के तेज बहाव में 2 नीलगाय बहती हुई दिखाई दी।
तस्वीरों में हम आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें गोंडा की तरफगंज तहसील के एली परसोली बांध के नजदीक की है। दोनों नीलगाय तेज धारा में बहकर दूर निकल गईं। हालांकि इन्हें निकालने की कोशिश भी की गई, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि ऐसा हो पाना संभव ही नहीं हो पाया। इन नीलगायों ने भी जोर आजमाइश की कोशिश की कि शायद ये बच जाएं, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि ना तो इनकी चली पानी के आगे, ना ही उन लोगों की चली जो इनको बचाने के लिए उतरे थे। तो घाघरा नदी लगातार खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और नदी की तेज धार में इसी के कारण 2 नीलगाय बह गई, जिन्हें बचाने की जोर आजमाइश तो हुई, लेकिन वो किसी काम नहीं आई। तो हम लगातार आपको देश में बाढ़ बारिश का अपडेट दे रहे हैं। विकास अयोध्या से हमारे साथ मौजूद है। विकास, दिल्ली एनसीआर में मौसम ठीक ठाक है, वहां भी धूप खिली हुई है, लेकिन देश के बाकी हिस्सों में स्थिति जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, बरसात के पानी की निकासी की सही व्यवस्था नहीं होने पर और साथ ही साथ सड़क में गड्ढे होने पर इसका असर क्या हो सकता है, ये साफ दिखाई दे दरभंगा में। यहाँ पर एक सड़क आने जाने वालों के लिए बड़ी मुसीबत बन गई है। पानी से उफनती इस सड़क से जो भी गुजरा वो या तो बीच पानी में गिरा या लड़खड़ाते हुए बड़ी मुश्किल से सड़क को पार कर पाया। दरभंगा के बहादुरपुर ब्लॉक के गंगिया चौक की ये सड़क आने जाने वालों का कड़ा इम्तिहान ले रही है। मेपलिया बंगलिया सड़क पर पानी इतना ज्यादा है और उसकी धार इतनी तेज है कि न सड़क का पता चल पा रहा है और न उसमें मौजूद गड्ढों का। और नतीजा ये रहा कि कभी ऑटो वाले फंसे, कभी सामान ढोने वाले छोटे वाहन फंसे, कभी साइकिल वाले फंसे, तो कभी मोटरसाइकिल वालों की शामत आ गई। सड़क 10-12 जगह कटा हुआ है और यहाँ पे भी हम आके वहाँ से बच के यहाँ पे आके हम लोग गिर गए हैं। यहाँ पे आदमी सब हमको 4-5 आदमी मिलके बचाया है। जो गाड़ी सीधा नाले अभी में खेत में जाने वाली थी। और इस सड़क ने सबसे ज्यादा मुसीबत पैदा कर दी है पैदल आने जाने वालों के लिए। यहाँ पर पानी की रफ्तार बहुत तेज है, उसमें जब गाड़ी और दोपहिया वाहन वाले ही गिरते पड़ते जा रहे हैं तो पैदल चलने वालों की मुश्किल समझी जा सकती है। नमस्ते भारत देख रहे हैं आप। अभी वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर कांदीवली में पहाड़ का हिस्सा सड़क पर गिर गया है। ये तस्वीरें डराने वाली है, हैरान करने वाली है। मीरा रोड से मुंबई की तरफ का रास्ता इसके चलते बंद हो गया। वो तस्वीर अब हमारे सामने आ गई है। तो देखिए, पहाड़ का हिस्सा जब नीचे गिरा तो किस तरह की स्थिति बनी हुई है। आप कह सकते हैं कि सड़क यहाँ पर एक तरह से बाधित सी हो गई है। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है ये, जहाँ पर लैंडस्लाइड हुई है, भूस्खलन हुआ है। कांदीवली का ये हिस्सा, लेकिन ये परेल की तस्वीर आप देखिए, 4 घंटे से बारिश हो रही है। बेस्ट की बस आधी डूब गई है। परेल की गिनती मुंबई के लोअर इलाकों में होती है, जहां बारिश के बाद हर साल कुछ इसी तरीके की तस्वीर देखने को मिलती है। और हालत देखिए कैसे है कि बेस्ट की बस यहां पर डूब गई आधी पानी। लोग इतने अभ्यस्त हो गए मुंबई की इस डुबाने वाली बारिश से कि जैसे देखिए लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। आराम से लोग सड़क पर चल रहे हैं बिना ये समझे जाने कि अगर कोई गड्ढा हो तो वो गिर सकते हैं। क्योंकि मुंबई में हर साल बारिश एक आम मुसीबत बन गई है, तो लोग अभ्यस्त हो गए इससे। बीएमसी से लोगों को कोई उम्मीद भी नजर नहीं आ रही है, क्योंकि देखिए हालात इस तरीके के लगातार बने हुए हैं, लेकिन पानी की निकासी को लेकर बीएमसी का कोई भी काम, बुनियादी तौर पर जो जरूरी काम है वो भी सड़क पर दिखाई नहीं दे रहा। बड़े बड़े ट्रक, बड़ी बड़ी बसेस, आधा हिस्सा पानी में डूबा हुआ है। आप देखिए बेस्ट की बस का ये हाल है। 4 घंटे से लगातार मुंबई में बारिश हुई है। पहले ऑरेंज अलर्ट हुआ, फिर रेड अलर्ट हुआ, अभी भी वहां पर बारिश हो रही है। इसलिए मंगलवार की सुबह आप ट्रैफिक में ना फंसे, स्थिति आपके लिए भयानक ना हो, आपको हर रूट का अपडेट हम दे रहे हैं। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर कांदीवली में, जहां पर पहाड़ का हिस्सा टूटकर सड़क पर आया और वेस्टर्न एक्सप्रेस वे पर किस तरीके से पूरे रास्ते को इसने बाधित कर दिया आपके सामने। और दूसरी तस्वीर जो है वो दिखा रही है परेल में किस कदर गाड़ियां डूब गई। देवभूमि उत्तराखंड की स्थिति भी अच्छी नहीं, यानी कि पहाड़ की। उत्तराखंड के पहाड़ों पर ये बरसात इस बार बहुत भारी गुजर रही है। 4 धाम परियोजना वाली सड़क पर भी बहुत बड़ा भूस्खलन हो गया। केदारनाथ को जोड़ने वाले हाईवे पर गिरते पत्थरों की चपेट में आने से 4 दिन में 2 लोगों की जान चली गई। फिर वैसी ही तस्वीर, फिर वैसी ही सूरत। पहले थोड़ा थोड़ा मिट्टी खिसकने लगी, फिर पत्थर गिरने लगे और देखते ही देखते पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा भर कर नीचे आ गिरा। वहां खड़े लोगों में भगदड़ मच गई। ये भीषण भूस्खलन हुआ है उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ को जोड़ने वाले हाईवे पर। 4 धाम परियोजना के तहत चौड़ी की जा रही इस पहाड़ी सड़क पर इस मौसम में भूस्खलन की ये पहली घटना नहीं है, लेकिन बांसवाड़ा नाम की जगह पर हुआ ये भूस्खलन अब जानलेवा साबित हो रहा है। बताया जा रहा है कि इस जगह पर इसी तरह
पहाड़ी से पत्थर गिरने से उसकी चपेट में एक 17 साल का लड़का आया और उसकी मौत हो गई। 4 दिन के भीतर इस हाईवे पर मौत की ये दूसरी घटना है। सबसे हैरानी की बात यह है कि ऐसे हादसों से लोगों की जान बचाने के लिए ही उत्तराखंड में 12,000 करोड़ रुपए की 4 धाम परियोजना पर जोर शोर से काम चल रहा है। लोगों की जान भी नहीं बच पा रही है और ऊपर से इस ऑल वेदर रोड पर भूस्खलन की घटनाएं भी बढ़ गई हैं। और अब जानिए खबरें इत्मीनान से। अयोध्या में भूमि पूजन से पहले रामर्चा पूजा का आयोजन आज से होगा। पूजा सुबह 9 बजे से शुरू हो जाएगी और करीब 5-6 घंटे चलेगी। 6 पुजारी इस पूजा को संपन्न कराएंगे। शाम 7 बजे से अयोध्या में राम की पैड़ी पर दीपोत्सव का कार्यक्रम है, जिसकी शुरुआत सरयू नदी की आरती से होनी है। अयोध्या में भूमि पूजन के बारे में पूरी जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं। भूमि पूजन की शुरुआत कल गणेश पूजा से हो चुकी है। आज अयोध्या में रामर्चा पूजा होगी, फिर शाम 7 बजे दीप जलाने का कार्यक्रम होगा। रामर्चा पूजा के बाद हनुमानगढ़ी में हनुमान के निशानों और ध्वज का भी पूजन होना है और उसके बाद बुधवार यानी कल मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन संपन्न कराया जाएगा। अयोध्या में 5 अगस्त को होने वाली भूमि पूजन के मद्देनजर बाहरी लोगों की एंट्री पर बैन रहेगा। आज शाम से बाहरी गाड़ियों को अयोध्या की सीमा में एंट्री नहीं मिलेगी। डीएम अनुज झा ने बताया है कि भूमि पूजन कार्यक्रम में करीब 200 लोगों के शामिल होने की उम्मीद है और परिसर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पूरी तरह से आयोजित किया जाएगा। डीएम ने सुरक्षा कर्मचारियों के कोरोना टेस्ट करने की भी बात कही है। राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख चेहरे रहे उमा भारती और कल्याण सिंह भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। उमा भारती ने पीएमओ और राम जन्मभूमि न्यास को अपना निमंत्रण रद्द करने की अपील की है। उमा भारती ने कोरोना के खतरे को देखते हुए भूमि पूजन के बाद अयोध्या जाने की बात कही है। पूर्व बीजेपी नेता कल्याण सिंह का निमंत्रण भी रद्द कर दिया गया है और कल्याण सिंह ने इसके लिए मंजूरी भी दे दी है। वहीं दूसरी ओर भूमि पूजन में शामिल होने की इच्छा जता चुके महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को 1 करोड़ की धनराशि मंदिर निर्माण के लिए दी है। 5 अगस्त को अयोध्या में मंदिर भूमि पूजन में शामिल होने के लिए आज से मेहमानों के आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। संघ प्रमुख मोहन भागवत, योग गुरु बाबा रामदेव, साध्वी ऋतंबरा आज अयोध्या पहुंचेंगे। साध्वी ऋतंबरा के अलावा वृंदावन के संत फूलडोल बिहारी दास महाराज, श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान के विशेष कार्याधिकारी विजय बहादुर सिंह और गोपेश्वर नाथ चतुर्वेदी को भी भूमि पूजन में आने का न्योता मिला है। मेहमानों को सोशल मीडिया के जरिए पास भेज दिए गए हैं। बीजेपी 5 अगस्त को अयोध्या भूमि पूजन के दिन चंडीगढ़ में 25 क्विंटल लड्डू बांटेगी। पूरे चंडीगढ़ में बांटने के लिए बीजेपी कार्यकर्ता देसी घी के लड्डू तैयार कर रहे हैं। भूमि पूजन के दिन चंडीगढ़ बीजेपी ऑफिस में पहले हवन किया जाएगा, उसके बाद शहर भर में लड्डू बांटे जाएंगे। वहीं दूसरी ओर दिल्ली में बीजेपी आज 11 लाख दिए बांटेगी। इन दियों को 5 अगस्त को जलाया जाएगा। पार्टी ने आज डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कवियों की शाम राम के नाम से एक कवि सम्मेलन का आयोजन भी किया है। दिल्ली में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लेजर शो और भूमि पूजन के टेलीकास्ट के लिए एलईडी स्क्रीन का भी इंतजाम किया है। मुंबई में जबरन क्वारंटीन किए जाने बिहार पुलिस के अधिकारी विनय तिवारी के मामले पर बिहार पुलिस के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने नाराजगी जाहिर की है। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा है कि विनय तिवारी को छुड़ाने के लिए पटना आईजी बीएमसी के कमिश्नर को प्रोटेस्ट लेटर लिखेंगे। डीजीपी ने बताया कि विनय तिवारी को जबरदस्ती क्वारंटीन करने से पहले जांच पर असर भी पड़ रहा है। मुंबई में मौजूद पुलिसकर्मी 4 और पुलिसकर्मी हैं जो खोजबीन में जुटे हुए हैं। डीजीपी ने कहा है कि पुलिसकर्मियों को पहुंचते 5 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब तक उन्हें क्वारंटीन नहीं किया गया, लेकिन एसपी को कर दिया गया। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने आज रिया चक्रवर्ती के सीए रितेश शाह को पूछताछ के लिए बुलाया है। रितेश शाह से रिया के बैंक खातों के बारे में जानकारी ली जाएगी। ईडी रितेश शाह से रिया और उनके भाई शोभिक चक्रवर्ती की कंपनियों के बारे में पूछताछ भी करेगी। इससे पहले कल सुशांत के सीए श्रीधर से ईडी पूछताछ कर चुकी है। पंजाब में जहरीली शराब कांड पर अब राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस के 2 सांसद प्रताप सिंह बाजवा और शमशेर सिंह दुलू ने सीएम अमरिंदर सिंह सरकार के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की है। पंजाब के अलग अलग जिलों में अब तक 108 लोगों की जहरीली शराब की वजह से मौत हो चुकी है। जांच में पता चला है कि लुधियाना और मोगा में पेंच कारोबारी जहरीली शराब बना रहे थे। इसी शराब को पीने से 108 लोगों की जान चली गई।
दक्षिण कश्मीर में सेना के अगवा जवान की तलाश जारी है। सेना में राइफलमैन शाकिर मंजूर 162वीं बटालियन टेरिटोरियल आर्मी में तैनात थे और रविवार शाम 5 बजे अपने घर से वापस यूनिट में जाने के दौरान कुलगांव में अगवा कर लिए गए। सैन्य अधिकारियों को शक है कि आतंकियों ने शाकिर मंजूर को अगवा किया है और अगवा करने के बाद उनकी गाड़ी में आग भी लगा दी गई। जवान की तलाश में सेना और सुरक्षा बल जगह जगह छापेमारी कर रहे हैं। मुंबई में रात से भारी बारिश शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के मुंबई, ठाणे, पुणे, रायगढ़ और रत्नागिरी जिलों में आज भारी बारिश के अलर्ट को बदलकर बहुत तेज बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक इन इलाकों में अगले 24 घंटे में 20.45 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हो सकती है। पालघर में मंगलवार और बुधवार को भारी बारिश हो सकती है। महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों में भी भारी बारिश होने और बिजली कड़कने की आशंका जताई गई है। भीमा कोरेगांव एल्गार परिषद मामले के सिलसिले में गिरफ्तार डीयू के एसोसिएट प्रोफेसर हनी बाबू की एनआईए हिरासत आज खत्म हो रही है। हनी बाबू को आज एक विशेष कोर्ट में पेश किया जाएगा। एनआईए ने 28 जुलाई को हनी बाबू को गिरफ्तार किया था। वे दिल्ली विश्वविद्यालय में अंग्रेजी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर हैं। एनआईए ने कोर्ट में बताया कि हनी बाबू का प्रतिबंधित माओवादी संगठन से संबंध है। एनआईए के मुताबिक हनी बाबू की गिरफ्तारी का कनेक्शन 31 दिसंबर 2017 को पुणे में एल्गार परिषद के आयोजन में, जिसकी वजह से महाराष्ट्र में जातीय हिंसा हुई थी। आज स्वास्थ्य मंत्रालय से जुड़ी संसद की स्थायी समिति की कोरोना पर चर्चा और रोकथाम के लिए बैठक हो रही है। बैठक सुबह 11 बजे से होगी। बैठक में स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव भारत में कोरोना महामारी के वर्तमान हालात और भविष्य में उससे निपटने की रणनीति के बारे में जानकारी देंगे। समिति के अध्यक्ष सपा नेता रामगोपाल यादव ने सोमवार को दुनिया में सबसे ज्यादा केसेस भारत में आने पर चिंता जाहिर की थी। कोरोना से बिगड़े देश के आर्थिक हालात को पटरी पर लाने के लिए आज से रिजर्व बैंक की मौद्रिक समिति की बैठक शुरू हो रही है। 3 दिनों तक चलने वाली इस बैठक के नतीजों की घोषणा 6 अगस्त को होगी। अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए रिजर्व बैंक रेपो रेट में 0.25% की कमी कर सकता है। राजस्थान हाईकोर्ट में आज विधायकों के भत्ते रोके जाने की याचिका पर सुनवाई होनी है। जनहित याचिका में सीएम गहलोत और सचिन पायलट खेमे के विधायकों को लेकर याचिकाकर्ता विवेक सिंह जोदान ने मांग की है कि जयपुर और मानेसर में होटल्स में रुके विधायकों के वेतन भत्ते रोक दिए जाएं। विधायक अपने विधानसभा क्षेत्रों में तो काम कर नहीं रहे, विधायक कार्य खर्च नहीं हो रही, विधायकों को वेतन क्यों दिया जाए? इस याचिका पर मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, सचिव और मुख्य सचिव को पक्षकार बनाया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट में आज दिल्ली यूनिवर्सिटी के ओपन बुक इम्तिहान के तरीके को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई होनी है। याचिका पर सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट को जानकारी दी गई है कि ओपन बुक एग्जाम को लेकर किए गए पहले मॉक टेस्ट में पंजीकरण कराने वाले कुल छात्रों में से सिर्फ 8% छात्र ही ऑनलाइन मॉक टेस्ट की प्रक्रिया को पूरा कर सके। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय को निर्देश दिया है कि वह दोनों चरणों के मॉक टेस्ट को पूरा डाटा अदालत में पेश करे, जिससे कि कोर्ट को दिल्ली यूनिवर्सिटी की ओपन बुक एग्जाम करवाने की तैयारी के बारे में जानकारी मिल सके। दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए स्मॉग टावर लगाने के मसले पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। जनवरी में कोर्ट ने 3 महीने में आनंद विहार टर्मिनल पर स्मॉग टावर बनाने का आदेश दिया था, जिसका अब तक काम शुरू भी नहीं हुआ है। पिछले हफ्ते हुई सुनवाई में सरकार की तरफ से कहा गया था कि इसमें 10 महीने का समय लग सकता है। दिल्ली हाईकोर्ट में आज जामिया हिंसा और उसके बाद की गई पुलिस कार्रवाई की याचिका पर सुनवाई होगी। आपको बता दें कि दिसंबर 2019 में दिल्ली के जामिया हिंसा मामले में पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कई सारी याचिकाएं दायर की गई थी। इसके साथ ही उन छात्रों की तरफ से याचिकाएं दी गई थी जिन्हें पुलिस की कार्रवाई के दौरान गंभीर चोटें आई थी। इन छात्रों ने दिल्ली पुलिस से आधार पर उन्होंने मुआवजे की मांग की है। कोरोना पर WHO ने चेतावनी देते हुए कहा है, निदेशक एंटोनियो गुटरेस ने कोरोना को कोई रामबाण इलाज नहीं है ये कहा और शायद कभी बन भी न पाएगा। लोगों को इन्फेक्शन से बचाने के लिए वैक्सीन बन सकती है। WHO की तरफ से कहा गया है कि अभी हालात सामान्य होने में और वक्त लग सकता है। ब्राजील और भारत पर चर्चा करते हुए WHO ने कहा कि इन देशों में ट्रांसमिशन रेट बहुत ज्यादा है, इसीलिए इन्हें बड़ी जंग के लिए तैयार रहना होगा। देश में पिछले 24 घंटों में 52,972 नए कोरोना के केसेस आने के बाद कोरोना संक्रमितों की संख्या हो गई है 18 लाख के पार। इस समय देश में 18,03,695 कोरोना केसेस हैं, जिनमें से 5,79,357 एक्टिव केसेस हैं। देश में संक्रमण से ठीक होने की दर लगातार बढ़ रही है, ये अच्छी बात है। इस समय देश में रिकवरी रेट 65.76% है। भारत में अब कोरोना के खिलाफ एक और वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल होने जा रहा है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने
सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे को भारत में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन कोविशील्ड की ट्रायल की इजाजत दे दी है। कोविशील्ड के नाम से तैयार की गई इस वैक्सीन के दूसरे और तीसरे चरण के ह्यूमन ट्रायल को मंजूरी मिली है। इससे पहले जिन 2 वैक्सीन को डीजीसीआई ने अनुमति दी थी, उन्हें पहले और दूसरे चरण के लिए इजाजत मिली थी, लेकिन इस वैक्सीन को सीधे दूसरे और तीसरे चरण की इजाजत मिली है। ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव में इलेक्ट्रॉनिक की दुकान चलाने वाले 2 भाइयों से दबंगों ने दुकान में घुसकर मारपीट की। दुकानदार ने दबंगों को उधार सामान देने से मना किया, जिसके बाद बदमाश दुकान में घुस गए और दुकानदार को बुरी तरीके से पीट दिया। मारपीट की सारी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने आरोपियों को मामूली धारा में बंद कर दिया और अब आरोपी पुलिस के शिकंजे से बाहर भी आ चुके हैं। यूपी के बुलंदशहर में एक नवविवाहिता की हत्या के आरोप में जेल में बंद सास, ससुर और पति को थोड़ी राहत मिली है, क्योंकि जिस महिला की हत्या के आरोप में इन्हें जेल में बंद किया गया था, वो अलीगढ़ में जिंदा पाई गई। बुलंदशहर की वरीशा की शादी कुछ समय पहले आमिर के साथ हुई थी। आरोपी की दहेज के लिए वरीशा को उसके ससुराल वाले परेशान कर रहे थे, जिसके बाद वरीशा घर छोड़कर चले गई। कुछ समय बाद पुलिस को अटैची में एक लाश मिली, जिसकी पहचान वरीशा के घर वालों ने वरीशा के तौर पर की थी। दिल्ली पुलिस ने फर्जी लूट की शिकायत दर्ज कराने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी पंकज लाकड़ा ने पुलिस पर शिकायत की थी कि सेंट्रो गाड़ी में सवार 4 बदमाशों ने उसकी गाड़ी को ओवरटेक कर लूटपाट की और लाख रुपए कैश और जेवरात लेकर फरार हो गए। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की तो पता चला कि आरोपी पंकज का कुछ लड़कों के साथ झगड़ा हुआ था, जिसके बाद रंजिश के चलते पंकज ने झूठा केस दर्ज कराया था। फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने दुनिया की सबसे महंगी गाड़ी खरीदी है। विश्वास नहीं होगा आपको, क्योंकि इसकी कीमत 5-10 करोड़ नहीं बल्कि 75 करोड़ रुपए है। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि ये कौन सी कार है, तो आपको इसका नाम बता देते हैं। ये है बुगाटी सेंटियोडोसी गाड़ी। 75 करोड़ की एक गाड़ी है और ये तस्वीर उन्होंने खुद इंस्टाग्राम पर शेयर की है। रोनाल्डो इटली के क्लब के जुवेंटस में खेलते हैं और हाल ही में उन्होंने अपने क्लब को चैंपियनशिप जिताई थी और उसके बाद खुद को उन्होंने एक तोहफा दिया है। हालांकि रोनाल्डो के पास इससे पहले लैम्बोर्गिनी है, उनके पास रोल्स रॉयस है, उनके पास फेरारी है, लेकिन ये गाड़ी खास है क्योंकि ये दुनिया की सबसे महंगी, सबसे खूबसूरत गाड़ियों में से एक है। तस्वीर में जिस गाड़ी को आप देख रहे हैं वो बुगाटी सेंटियोडोसी गाड़ी है, जो कि 75 करोड़ की गाड़ी है। और जब इंस्टाग्राम पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपनी इस गाड़ी की तस्वीर डाली, जिसके आगे ये खुद बैठे हुए हैं, उसको 1 करोड़ 25 लाख से ज्यादा लोग अब तक लाइक कर चुके हैं। हालांकि रोनाल्डो जिस तस्वीर में होते हैं सबकी नजर रोनाल्डो पर ही होती है, लेकिन ये गाड़ी इतनी चमचमाती, इतनी खूबसूरत, इतनी अद्भुत और इतनी ज्यादा लग्जूरियस है कि जब से एक गाड़ी डाली गई है सोशल मीडिया में रोनाल्डो के साथ, ये पिक्चर पोस्ट की गई है, हर किसी की नजर रोनाल्डो से ज्यादा इस गाड़ी पर पड़ रही है। तो 75 करोड़ की बुगाटी की तस्वीर आप भी देख रहे हैं और ये गाड़ी खरीदी है फुटबॉलर रोनाल्डो क्रिस्टियानो ने, जो कि दुनिया की सबसे महंगी गाड़ी है। कहा जा रहा है कि 2021 तक उनको इस गाड़ी की डिलीवरी मिल जाएगी और ये गाड़ी इसलिए भी शानदार है क्योंकि रोनाल्डो को रफ्तार से बहुत प्यार है और बेहद पसंद करते हैं, उनको शौक है लग्जूरियस गाड़ियों का। सुशांत सिंह राजपूत के पिता केस की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। उनकी बहनें सीबीआई जांच की मांग कर रही हैं। खुद रिया चक्रवर्ती ने भी पहले सीबीआई जांच की मांग की थी, लेकिन उद्धव सरकार ऐसा नहीं कर रही। उद्धव सरकार द्वारा सीबीआई जांच नहीं कराए जाने को लेकर सोशल मीडिया में एक मैसेज इन दिनों वायरल हो रहा है और उसमें बेहद गंभीर दावे किए जा रहे हैं। मुंबई पुलिस कमिश्नर को भी इस मैसेज में सफाई देनी पड़ गई कि वायरल मैसेज क्या है और इसकी सच्चाई क्या है। देखिए और शेयर कीजिए। जो बीजेपी के विधायक है उन्होंने ये सवाल उठाया कि कोई मंत्री वहां पर मौजूद थे, क्या उसकी जांच होनी चाहिए। ये जो 5 लाख नाम मैंने लिए, इसके अलावा उस पार्टी में कोई और व्यक्ति प्रेजेंट नहीं था। मुंबई पुलिस कमिश्नर को इस सवाल पर सफाई देने की जरूरत क्यों पड़ी और क्या सुशांत केस से इस सवाल का कोई कनेक्शन है? इसका जवाब छुपा है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस मैसेज में। इस मैसेज को एक सवाल के साथ वायरल किया जा रहा है। पूछा गया है कि आखिर क्यों महाराष्ट्र की उद्धव सरकार पूरे देश की जबरदस्त मांग के बावजूद सुशांत की डेथ की जांच सीबीआई को किसी भी कीमत पर नहीं देना चाहती। इसमें किसी सिमी शर्मा की पोस्ट का हवाला दिया गया है। इस वायरल मैसेज में ऐसे ऐसे दावे किए गए हैं जिन्हें हम आपको दिखा नहीं सकते, लेकिन इतना जरूर बता सकते हैं कि वायरल हुए मैसेज में किन किन बातों का जिक्र हुआ है। इसमें एक बड़े अभिनेता के घर पर हुई बर्थडे पार्टी का जिक्र है। पार्टी में बॉलीवुड के एक बड़े अभिनेता के भाई के आने का जिक्र है। इस पार्टी में शामिल हुई एक महिला के साथ रेप और उसकी हत्या का जिक्र है।
घर के आसपास के सीसीटीवी फुटेज में कुछ बड़े लोगों के देखे जाने का जिक्र है। और सबसे बड़ी बात, इस पार्टी में महाराष्ट्र सरकार के एक बड़े मंत्री के आने का जिक्र है। इन्हीं के इर्द गिर्द पूरे वायरल मैसेज को गढ़ा गया है। चूंकि इसमें महाराष्ट्र के मंत्री का नाम आ रहा है, इसलिए बीजेपी ने इस पर सवाल पूछने शुरू कर दिए। आशीष शेलार ने ट्वीट कर सरकार को घेरा, तो बीजेपी विधायक अमित साटम ने तो बाकायदा मुंबई पुलिस को चिट्ठी लिखकर मंत्री के बारे में सवाल पूछे हैं। इसी को आधार बनाकर सोमवार को जब मुंबई पुलिस कमिश्नर सुशांत केस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तब उनसे पार्टी में शामिल मंत्री के बारे में भी पूछा गया। सुनिए इस पर कमिश्नर ने क्या जवाब दिया। जो बीजेपी के विधायक है उन्होंने ये सवाल उठाया कि कोई मंत्री वहां पर मौजूद थे क्या, उसकी जांच होनी चाहिए। ये जो 5 लाख नाम मैंने लिए, इसके अलावा उस पार्टी में कोई और व्यक्ति प्रेजेंट नहीं था। हमने सीसीटीवी से भी फुटेज एग्जामिन किया है, पूरी एविडेंस गैदर की है। सिर्फ उनके 5 फ्रेंड प्रेजेंट थे और मिस दिशा सालियन कुछ दिन से अपने फियांसी रोहन रॉय के घर पे इस बिल्डिंग में रह रही थी। और इन्वेस्टिगेशन में ये भी सामने आया है, यानी मुंबई पुलिस ने उद्धव सरकार के द्वारा इस केस को सीबीआई को नहीं सौंपे जाने पर सोशल मीडिया में जताई जा रही आशंकाओं को खारिज कर दिया है। 14 जून को इस दुनिया को छोड़कर चले गए, लेकिन उसके 5 दिन पहले यानी 8 जून को कुछ ऐसा हुआ जिसने सुशांत के इतने बड़े कदम की नींव रखी। 2 घटनाएं हुई 8 जून को जिन्होंने सुशांत को बेहद परेशान कर दिया। 8 जून का सुशांत की मौत में क्या रोल है? 8 जून की तारीख का सुशांत केस में बेहद अहम रोल नजर आ रहा है, क्योंकि 8 जून को 2 बड़ी घटनाएं हुई। पहली, सुशांत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान ने अपनी जान दे दी। दूसरी, सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ने सुशांत का घर छोड़ दिया। 8 जून को ऐसा क्या हुआ था रिया और सुशांत के बीच में कि रिया छोड़ के उन्हें चली गई? 2 सूटकेस कपड़े जो थे वो मैंने अपने हाथों से पैक किए थे, पैक करके रख दिए थे। उन्होंने बोला ये मेरे 2 पर्सनल कपड़े हैं, इन 2 सूटकेस में डाल दो और नीचे सबसे जो है मेन गेट वहां रख दो। और इसी 8 जून के ठीक 5 दिन बाद सुशांत सिंह राजपूत ने भी अपनी जान दे दी। तो क्या सुशांत की मौत और दिशा की मौत में कोई कनेक्शन है? मुंबई पुलिस के मुताबिक कनेक्शन सिर्फ इतना है कि दिशा की मौत को सुशांत के साथ जोड़ा जा रहा था। अननेसेसरली कुछ ये जो कुछ सोशल मीडिया में इस प्रकार का एक कैंपेन चलाया गया था उनको दिशा सालियन से लिंक करने का, जिसकी वजह से वो कुछ इमोशनली डिस्टर्ब हो गए। अब आपको बताते हैं कि 8 जून को दिशा के साथ क्या हुआ था। पुलिस के मुताबिक दिशा ने आत्महत्या वाली रात मुंबई के रीजेंट गैलेक्सी में मौजूद अपने मंगेतर के घर पर एक पार्टी रखी। इस पार्टी में दिशा सहित कुल 6 लोग थे। दिशा के मंगेतर रोहन राय, दिशा के स्कूल फ्रेंड्स दीप अजमेरा, इंद्रनील वैद्य, हिमांशु और रेशा पडवाल। पुलिस के मुताबिक इसी दौरान ही लंदन से अंकिता नाम की लड़की का फोन आया, जिसके बाद दिशा परेशान हो गई थी कि वो थोड़ा सा स्ट्रेस में थी कि उनकी 2 डील खराब हो गई थी और शायद फैमिली में भी कुछ डोमेस्टिक इशू चल रहे थे, जिसके कारण स्ट्रेस में थी। और तो हो सकता है कि इस स्ट्रेस की वजह से उन्होंने ये कदम उठाया हो। पिछले 10 महीनों से दिशा कई सेलिब्रिटीज के इवेंट्स और एडवर्टाइजमेंट्स को हैंडल कर रही थी। इनमें सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती की भी 2 बड़ी डील थी जो पूरी नहीं हो पाई थी, जिससे वो बेहद निराश थी। पुलिस के मुताबिक दिशा सालियान की आत्महत्या के बाद सुशांत गूगल पर अपना नाम लगातार सर्च कर रहे थे। पुलिस ने यह भी बताया कि सुशांत और दिशा की सिर्फ एक बार मुलाकात हुई थी। कि वो दिशा सालियन जो कि एक कॉर्नर स्टोर नाम की मैनेजमेंट कंपनी के लिए काम करती थी, उनकी मुलाकात सिर्फ सुशांत सिंह जी से सिर्फ एक ही बार हुई थी। एंड इनफैक्ट उन्होंने अपनी एक एडवोकेट को मैसेज करके पूछा था कि दिशा सालियन है कौन। बात जो भी हो, लेकिन इतना तो जरूर लगता है कि 8 जून की इस तारीख में कुछ तो ऐसे राज छुपे हैं जिनका कनेक्शन सुशांत से जुड़ा है। सुशांत के पिता और जीजा ने मुंबई पुलिस पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप उनकी शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं करने का। जवाब देने खुद मुंबई पुलिस के कमिश्नर परमवीर सिंह को सामने आना पड़ा। कहा सुशांत के परिवार ने कभी कोई शक जाहिर ही नहीं किया। 25 फरवरी को मैंने बांदा पुलिस को आगाह किया था कि मेरे बेटे सुशांत की जान को खतरा है, परंतु उन्होंने कुछ नहीं किया। 14 जून को जब मेरे बेटे की जान चली गई तो हमने 25 फरवरी में नामित लोगों के विरुद्ध एक्शन लेने को कहा
परंतु 40 दिन के बीत जाने के बाद भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। सुशांत के पिता का यह बयान सीधे सीधे मुंबई पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहा है, लेकिन मुंबई पुलिस ने इससे सीधे सीधे इनकार कर दिया है। प्रेस रिलीज जारी कर मुंबई पुलिस ने कहा है कि सुशांत के पिता 25 फरवरी को बांद्रा पुलिस स्टेशन में जिस लिखित शिकायत की बात कह रहे हैं, ऐसी कोई भी शिकायत उस तारीख को वहां दर्ज ही नहीं हुई है। यानी मुंबई पुलिस ने सुशांत के पिता को झूठा ठहरा दिया है। सुशांत के पिता पटना पुलिस की मदद की गुहार लगा रहे हैं। आज उठकर मैं पटना गया और अपने थाने में केस एफआईआर दर्ज की। पटना पुलिस तुरंत एक्शन में आई और परंतु मुजरिम अब भाग रहे हैं। हम सभी को चाहिए कि पटना पुलिस को मदद करें। लेकिन मुंबई पुलिस कमिश्नर कह रहे हैं कि चाहे सुशांत के पिता हो या उनका पूरा परिवार, अपने लिखित बयान में तो किसी ने शक जताया ही नहीं था। 16 तारीख को श्री सुशांत सिंह राजपूत की 3 बहनें और उनके पिता के बयान लिए गए। श्री कृष्ण कुमार सिंह ने भी अपना स्टेटमेंट दिया है, उनका सिग्नेचर हमारी स्टेटमेंट के ऊपर है और उनकी स्टेटमेंट में उन्होंने किसी के ऊपर शक नहीं बताया। मुंबई पुलिस कमिश्नर चाहे जो कहें, लेकिन मामला जितना सीधा दिख रहा है उतना है नहीं, क्योंकि सुशांत के जीजा ओपी सिंह जो खुद आईपीएस ऑफिसर हैं, उन्होंने भी उस वक्त मुंबई के डीसीपी जोन 9 परमजीत दहिया को व्हाट्सएप पर सुशांत की ओर बढ़ रहे खतरे से आगाह किया था। इस चैट में ओपी सिंह ने लिखा था कि रिया के पिता कुछ दिनों की जान पहचान के बाद सुशांत के घर पर रहने लगे। उसके डिप्रेशन का इलाज कराने के बजाय रिया और उसका परिवार उसे एयरपोर्ट के करीब एक रिजॉर्ट में ले गए और 3 महीने तक रहे। उसके बाद से वो लोग उसे और उसके कारोबारी काम को मैनेज कर रहे हैं। इसी चैट में वो बहुत बड़ी बात डीसीपी दहिया को बताते हैं। वो लिखते हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं कि रिया ने सुशांत की टीम के सभी भरोसेमंद लोगों को निकाल दिया है और उनकी जगह अपने लोगों को रख लिया है। उसकी तीसरी बहन जो कि दिल्ली में वकील है, उसके मुताबिक सुशांत ने उन लोगों के सामने सरेंडर कर दिया है और उसकी जान को खतरा है। इस पर भी मुंबई पुलिस ने सफाई दी। उसने माना कि हाँ, जानकारी मिली थी। प्रेस रिलीज में इसका जवाब देते हुए मुंबई पुलिस की ओर से कहा गया, ओपी सिंह जी ने सुशांत से जुड़ी जानकारी डीसीपी जोन 9 को साझा की थी। डीसीपी जोन 9 ने उसी वक्त उनसे कहा कि कार्रवाई के लिए लिखित शिकायत करना अनिवार्य है, लेकिन उन्होंने अनौपचारिक तौर पर कार्रवाई करने को कहा था। यानी एक बात तो तय है कि सुशांत को आने वाले खतरे से बचाने के लिए परिवार ने पुलिस से गुहार तो लगाई थी, लेकिन तब भी उसकी जान चली गई। क्यों गई और क्या जान बच सकती थी, ये सवाल अभी भी बने हुए हैं। सुशांत केस पर मुंबई और बिहार में एक तरह की जंग छिड़ चुकी है। 51 दिनों से सुशांत केस पर चर्चा हो रही है, लेकिन अब पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस मामले में चुप्पी तोड़ी, वो भी तब जब दोनों राज्यों की पुलिस की लड़ाई में नेता कूद पड़े हैं। सुशांत केस में पुलिस पॉलिटिक्स के खेल की जुबानी जंग जान लीजिए। सरकार की तरफ से डीजीपी ने पूरी सूचना दी है और वो खुद भी वहां बात करते हैं। उनके साथ जो कुछ भी हुआ है ये ठीक नहीं है, ये बातचीत करेंगे। तो हमें तो ये जानकारी नहीं है, लीगल जानकारी, कि कौन से सेक्शन में आईपीसी, सीआरपीसी या किसी विशेष एक्ट में एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इन्वेस्टिगेशन का अधिकार बिहार पुलिस को मिला है। हम इसलिए लीगल ओपिनियन दे रहे हैं। उसमें ऑफिशियल काम से कोई पदाधिकारी गया है, सूचना दे करके गया है, आईपीएस मेस में एकोमोडेशन का रिक्वेस्ट करके गया है, अपने लिए वाहन का रिक्वेस्ट करके गया है, तो वो कोई सीक्रेटली नहीं गया है। जाने के पहले भी मुंबई पुलिस को मालूम था कि वो आ रहे हैं। क्या बिहार के डीजीपी को ये मालूम नहीं है? ये गलत है, ये कानून व्यवस्था में लागू नहीं होता और इसको पूरी तरह से राजनीतिक इस्तेमाल करने दे रहे हैं बिहार पुलिस को, जबकि ये लॉ एंड ऑर्डर का जो प्रश्न है, इसके बारे में जो नियम कानून है, ये उनकी जानकारी है। कि मुंबई पुलिस जांच में टांग अड़ाना चाहती है, अड़ा रही है, ऐसा एक संकेत मिल रहा है। इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी से डिमांड करूंगा कि आप हस्तक्षेप करिए और उस सीनियर ऑफिसर को जितना जल्दी वो रिलीज कराइए। ये बिहार के पुलिस संत है क्या? वो बिहार के पुलिस संत है जो बीएमडब्ल्यू में गाड़ी में घूमे, बीएमडब्ल्यू गाड़ी में मुंबई में घूमे। वो बीएमडब्ल्यू गाड़ी किसकी थी वो भी तो बताए। मेरे को लगता है इस मामले को अब सीबीआई देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये मामला बिना सीबीआई के नहीं निपटेगा। पटना पुलिस को ये सहयोग नहीं देंगे और सच्चाई लोगों के सामने नहीं आ पाएगी।
केस का जांच न करे, हत्या का मामला सामने न आए, इसमें बड़े बड़े लोग, हम समझते हैं कि महाराष्ट्र सरकार के बड़े अधिकारी हो या बड़े नेता हो या सरकार से जुड़े लोग कहीं न कहीं इसमें बुरी तरह इन्वॉल्व हैं। नमस्ते भारत में इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। देखिए, सुशांत सिंह मामले पर हम लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट में आज सुशांत सिंह राजपूत मामले को सीबीआई को ट्रांसफर किए जाने को लेकर दाखिल हुई पीआईएल की आज सुनवाई होगी। तो सुशांत केस पर बड़ा अपडेट ये है कि पीआईएल पर आज सुनवाई होगी। सीबीआई को केस ट्रांसफर किया जाए या न किया जाए, इसको लेकर पीआईएल बॉम्बे हाईकोर्ट में दाखिल की गई है। तो बॉम्बे हाईकोर्ट, इससे पहले भी लगातार ये मांग उठाई गई है कि सीबीआई को केस सौंपा जाए ताकि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो सके। अब इस पर जो पीआईएल है उस पर आज बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई होगी, ये तय हो गया। तो सुनवाई के बाद जो भी खबर निकल कर आती है, सारा अपडेट मिलेगा आपको एबीपी न्यूज पर। भारत में एक और वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है ह्यूमन ट्रायल के लिए, बहुत बड़ी और खुशखबरी है। और ऐसी ये तीसरी वैक्सीन है। इससे पहले कैडिला जाइडस की एक वैक्सीन के बाद को भी मंजूरी मिल चुकी है और ये तीसरी वैक्सीन होगी जिसको ह्यूमन ट्रायल के लिए मंजूरी मिल गई। कोरोना और इंसान के बीच सबसे बड़ी दीवार है वैक्सीन। भारत में कोरोना के खिलाफ अब एक और वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल होने जा रहा है। इस वैक्सीन का नाम है कोविशील्ड। डीसीजीआई ने कोविशील्ड के दूसरे और तीसरे चरण के ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल की अनुमति दे दी है। जानकारी के मुताबिक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे जल्द ही अपना ट्रायल शुरू करेगी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के ट्रायल को देखते हुए सीधे इस वैक्सीन के दूसरे और तीसरे चरण के ट्रायल की अनुमति मिली है। इस वैक्सीन के ट्रायल की अनुमति के साथ ही भारत में अब 3 कोरोना वैक्सीन का ट्रायल होगा। कोवैक्सीन और जायडस कैडिला के पहले चरण के ट्रायल की शुरुआत भी हो चुकी है। आपको बताते हैं दुनिया भर में कहां तक पहुंची है कोरोना वैक्सीन की खोज। प्री क्लिनिकल ट्रायल स्टेज 140 के करीब। फेज 1 में 18 वैक्सीन, फेज 2 में 12 वैक्सीन, फेज 3 में 6 वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। एक वैक्सीन का सीमित इस्तेमाल किया जा रहा है। कोविशील्ड का ह्यूमन ट्रायल यूके, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका में भी चल रहा है। देश में अब नागरिकों को एक और कार्ड मिलने वाला है। ये कार्ड आधार की तरह अनिवार्य तो नहीं होगा, पर आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकता है। क्या है ये कार्ड, क्यों है हमारे काम का और कैसे करेगा आपकी मदद, जानिए इस काम की खबर। देश में जल्दी ही लोगों को स्वास्थ्य से जुड़ी सेवाओं के लिए डिजिटल माध्यम मिलेगा। लोगों की डिजिटल हेल्थ आईडी बनाई जाएगी। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के सीईओ डॉक्टर इंदु भूषण ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत में क्या कहा, सुनिए। जो चिकित्सा करनी होती है वो कभी कभी गेस वर्क के आधार पे करनी होती है। उसको पता नहीं कि पहले आपका क्या ट्रीटमेंट हुआ है, क्या डायग्नोसिस हुआ है और किससे आपको किस प्रकार की दवाइयां आपको सूट नहीं करती हैं। ये आईडी कैसे काम करेगा समझिए। हेल्थ आईडी सिस्टम, जिसमें लोगों की हेल्थ आईडी बनाई जाएगी। डिजी डॉक्टर, जिसमें सभी डॉक्टरों की यूनिक आईडी होगी। हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री, जिसमें सभी हॉस्पिटल, क्लिनिक, लैब जुड़ सकेंगे और यूनिक आईडी पा सकेंगे। पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड, जहां पर लोग अपने स्वास्थ्य संबंधी जानकारी अपलोड या स्टोर कर सकेंगे। अक्सर होता है जब आप डॉक्टरों के पास जाते हैं, आपकी मेडिकल हिस्ट्री पूछी जाती है और उसी के आधार पर डॉक्टर आपको दवाई देता है। हम हर एक व्यक्ति को एक आईडी दें और उसका जहां जहां भी इलाज हुआ है या जहां जहां उन्होंने कोई भी हेल्थ संबंधी काम किया है, जैसे कि जो भी उनको टीका लगा है, जो भी उनका डायग्नोस्टिक हुआ है, जो भी उनको ट्रीटमेंट हुआ है, वो एक जगह उपलब्ध हो सके। इस योजना से जुड़ने की कोई बाध्यता नहीं होगी। साथ ही आपकी हेल्थ आईडी को बिना आपकी अनुमति के किसी को देखने की इजाजत नहीं होगी। सूरज उगने के साथ ही हम आपसे मिलते हैं हाथ जोड़कर नमस्ते भारत में। तो हमें जब भी सूरज की कहानी सुनाने का मौका मिले तो खुशी होती है। आज एक अनोखी सूरज की कहानी रामेश्वरम से आई है। अपने बच्चों को जरूर दिखाइएगा, ये उनकी सोच को वैज्ञानिक यानी कि साइंटिफिक बनाएगा। आसमान में कुदरत की अटकलियां, जिन्होंने सूरज के चारों तरफ चमकती हुई रिंग बना दी। तमिलनाडु के रामेश्वरम में सोमवार दोपहर लोगों को सूरज का ये चमकता हुआ रूप देखने को मिला। सूरज पर बनी इस अनोखी रिंग को करीब आधे घंटे तक देखा गया। इस रिंग के बनने के वैज्ञानिक कारणों को जानिए। जब सिरोट स्ट्रैटस बादलों में मौजूद बर्फ के कणों और सूरज की रोशनी के बीच रिफ्लेक्शन होता है तो रिंग बनता है। इस रिंग को वैज्ञानिक भाषा में हालो या प्रभामंडल कहते हैं।
ये सूरज की बाहरी परतों पर हजारों किलोमीटर तक फैला हुआ होता है। प्रभामंडल का तापमान मिलियन डिग्री केल्विन से भी अधिक है। हालो सूरज और चंद्रमा दोनों पर बनता है। हालो बनने की प्रक्रिया साल में कई बार होती है, लेकिन ये वहीं दिख पाती है जहां आसमान में सिरोट स्ट्राटस बादल मौजूद होते हैं। सिरोट स्ट्राटस बादल ही मौसम वैज्ञानिकों को चक्रवात की सूचना देते हैं।